C376 तुम बकवास तो नहीं कर रहे हो ना। फेंग युतांग ने दाई युनयान के सिर पर थप्पड़ मारा। उसे यह समझने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी कि यह कल ली गई चैनल ओपनिंग पिल की वजह से हुआ था। फेंग युतान के हाथों चोट लगने के बाद दाई युनयान का चेहरा कुछ हद तक बिगड़ गया, लेकिन वह और कुछ नहीं कर सका। उसे पक्का पता था कि बेली होंगझांग ने उसे धोखा दिया है। कल वह चैनल खोलने वाली गोली न केवल असली चैनल खोलने वाली गोली नहीं थी, बल्कि सामान्य रेचक भी नहीं थी। उसका असली उद्देश्य ताकत को कमजोर करना था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। इस बार वह हार गया। द युनयान के दिल में जानलेवा गुस्सा उमड़ रहा था। उसने इतनी साधना की थी और बड़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार सफलता हासिल की थी, लेकिन अब बेली होंगझून की गोली की वजह से उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। मूल रूप से तीसरे वर्ष के छात्रों के बीच उनकी लोकप्रियता सर्वश्रेष्ठ में से एक मानी जा सकती थी, लेकिन उनकी वर्तमान लोकप्रियता के साथ उनकी पिछली प्रतिष्ठा पूरी तरह से धूमिल हो जाएगी। इतना ही नहीं, उसकी ताकत इतनी कम हो जाने के कारण वह एजोर वाटर स्कूल में हंसी का पात्र बन गया था। इतने सम्मानित कृषक से इस तरह की स्थिति में पहुंचना, वह इसे स्वीकार करने में असमर्थ थे। ये सब बेली होंगझून की वजह से हुआ। उसकी आस्तीनों के नीचे उसकी मुठियां भींची हुई थीं। उसके नाखूनों ने उसकी त्वचा को भेद दिया था, जिनसे खून टपक रहा था। उसकी काली आंखों में हत्या का इरादा और कड़वाहट भरी हुई थी। इसके बाद दाई युनयान का बेली होंगझून से सुलह करना बिल्कुल असंभव हो गया था। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे बेली होंगझून को मारना ही होगा। फेंग युतांग ने क्रोध और तिरस्कार से भरी आंखों से दाई युनयान को देखा। पहले तो वह दाई युनयान को कुछ हद तक मूल्यवान समझता था, लेकिन उसकी शक्ति कम होने के बाद वह किसी काम का नहीं रहा। फेंग युतांग की खतरनाक निगाहों को भांपते ही दाई युनयान का दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। वह अपनी घटती ताकत को पहले से ही स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन सबसे मुश्किल चुनौती फेंग युतांग का सामना करना था। इस समय फेंग युतांग शायद उसे जान से मारना चाहता होगा। उसे यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि फेंग युतांग उसे केवल मूल्यवान मानता था, इसलिए अब जब उसने अपना महत्व खो दिया था, तो वह कुछ भी नहीं था। यहाँ तक सोचते हुए फेंग युतांग के कुछ कहने से पहले ही दाई युनयांग ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। सर फेंग, मैं बेली होंगझांग को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। फेंग युतांग ने दाई युनयांग को ठंडी निगाहों से देखा। उसका पहले वाला सौहार्दपूर्ण रवैया पूरी तरह गायब हो गया। बेली होंगझांग को रिहा न करने में मेरा क्या लेना देना है? ये सुनकर दाई युनयांग के माथे से पसीना बहने लगा। उसे फेंग युतांग के शरीर से आती ठंडक का एहसास हो रहा था। बेली होंगझूंग की वजह से हमारी ताकत कमजोर हो गई थी। चूंकि बेली होंगझूंग ने हमारी ताकत छीनी है, तो शायद उसके पास हमारी ताकत वापस लाने का भी कोई तरीका हो। यही वह बात थी जिसकी दाई युनयांग को सबसे ज्यादा उम्मीद थी। उसे यकीन था कि बेली होंगझूंग के पास जरूर कोई न कोई रास्ता होगा, या शायद ताकत में कमी केवल कोई चाल या दमन था और इसे बहाल किया जा सकता था। फेंग युतांग ने दाई युनयांग को गहरी नजरों से देखते हुए कहा, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। अगर तुम फिर से नाकाम हुई, तो तुम्हें इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। दाई युनयांग का दिल कांप उठा। उसने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, सर फेंग, चिंता मत कीजिए। मैं इसे हर हाल में सफलतापूर्वक पूरा करूंगा। तो फिर तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? फेंग युतांग ने ठंडे स्वर में कहा। दाई युनयांग चौंक गई और तुरंत उठकर जाने लगी। यहाँ मूर्खतापूर्ण तरीके से रुकने से केवल फेंग युतांग का गुस्सा भड़क उठेगा। लेकिन जैसे ही दाई युनयांग दरवाजे से बाहर निकलने ही वाला था, फेंग युतांग ने अचानक उस पर चिल्ला दिया, रुको। C377। दाई युनयांग ने भ्रमित होकर कहा, सर फेंग, और क्या? कल मैंने जो पैसे तुम्हें दिए थे, वो वापस करो। फेंग युतांग के मन में इस समय दाई युनयांग के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी, और उसके शब्द दिन ब दिन और अधिक असभ्य होते जा रहे थे। उसने चैनल ओपनिंग बिल के लिए इतनी बड़ी रकम चुकाई थी,
लेकिन उसकी ताकत में न तो कोई वृद्धि हुई, बल्कि वह कम हो गई। इस स्थिति में भी दाई युनयांग भुगतान लेना चाहती थी। क्या मजाक! दाई युनयांग ने अजीब सी मुस्कान के साथ चुपचाप कल का भुगतान निकाला और उसे नीचे रख दिया। इस बार उसने सचमुच एक दुल्हन को विदा कर दिया था, और इसके ऊपर अपनी सेना भी खो दी थी। उसने मूल रूप से अपनी नसों को सुधारते हुए धन कमाने और साथ ही बैली होंगझुंग की प्रतिष्ठा को नष्ट करने की योजना बनाई थी। पहले तो यह एक तीर से 3 निशाने साधने का शानदार मौका था, लेकिन अब नतीजा कुछ ऐसा निकला। जब गु कांग्युन को होश आया, तो उसने पाया कि उसकी ताकत भी कम हो गई थी और वह डर के मारे लगभग बेहोश हो गया था। उन्हें अपने जीवन के आधे से अधिक समय तक सम्मान मिला, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बैली होंगझांग नाम की वह लड़की उन्हें इतना दुख देगी। हालांकि पिल मास्टर्स ने अपने अधिकांश प्रयास दवा बनाने पर केंद्रित किए, लेकिन उसकी मजबूती भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। यदि उनकी ताकत और आत्मिक शक्ति मजबूत थी, तो उनकी औषधि निर्माण की क्षमता भी मजबूत होगी। अब चूंकि उसकी ताकत अचानक कम हो गई है, इसलिए उसकी सोचने समझने की क्षमता भी खराब हो जाएगी और दवाएं बनाना पहले की तुलना में कहीं अधिक मुश्किल हो जाएगा। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह लड़की इतनी तेजतर्रार होगी। गु कांग्युन गुस्से से आग बबूला हो गया। बैली होंगझांग ने उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत की, इसलिए वह उसे आसानी से चैन से नहीं रहने देगा। डॉट 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 लिंग जियाक्सिन और अन्य लोगों ने दाई युनयांग को कल शाम जाते हुए देखा, लेकिन वह वापस नहीं आया, और वे थोड़ा चिंतित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने आज ही योजना शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन दाई युनयांग अभी तक वापस नहीं आई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे पहले आगे नहीं बढ़ सके। अरे बाप रे, युनयांग अभी तक वापस नहीं आई। लिंग जियाक्सिन का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वह बैली होंगझांग को सबक सिखाने के लिए बेताब थी। कल भाई यांग ने चैनल ओपनिंग पिल जरूर ली थी, तो शायद वो एकांत साधना में चले गए हों और जल्द ही लौट आएंगे। लियू जिंगकुन ने मन ही मन सोचा, नहीं तो हम पहले शुरू करें। लिंग जियाक्सिन ने थोड़ी देर सोचा, चलिए थोड़ा और इंतजार करते हैं। जब दोनों बात कर रहे थे, तभी दाई युनयांग की आकृति उनके सामने प्रकट हुई। युनयांग, तुम वापस आ गए। लिंग जियाक्सिन ने खुशी से उठकर उसका स्वागत किया। चैनल ओपनिंग पिल का असर कैसा रहा? लिंग जियाक्सिन की बातें सुनकर दाई युनयांग को सचमुच किसी चीज को तोड़ने का मन कर रहा था। लियू जिंगकुन और पांग्युन जियांग को किनारे खड़े देखकर ही वह समझ गया कि उसे सच्चाई का खुलासा नहीं करना चाहिए। लियू जिंगकुन और पांग्युन जियांग के उसके पीछे जाने का एकमात्र कारण यही ताकत थी। अगर उनकी सेहत में कमजोरी की खबर फैल गई तो स्थिति निश्चित रूप से अलग होगी। इसलिए दाई युनयांग ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे विषय बदल दिया। अब चैनल खोलने वाली गोली के नकली होने की खबर फैलाओ। उसके बाद हम बैली होंगझुंग को ढूंढेंगे और उसे परेशान करेंगे। उसे बैली होंगझांग से विषनाशक दवा लेते हुए ये काम जल्द से जल्द निपटाना था, वरना वह अंतहीन मुसीबत में फंस जाएगा। योजना शुरू होने की खबर सुनकर तीनों उत्साह से भर गए। उन्हें चैनल ओपनिंग पिल के प्रभावों के बारे में ज्यादा जानने की उत्सुकता नहीं थी। जब बैली होंगझांग साधना कर रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला और सामने क्रोधित जिया जिकिंग खड़ी दिखी। होंगझांग, तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सही था। लिंग जियाक्सिन और बाकी लोग सचमुच अफवाहें फैला रहे हैं कि तुम्हारी गोली बेकार थी। सरासर झूठ बोल रहे हैं। C-378 शिया झिकिंग गुस्से से आग बबूला हो गया। पूरी सुबह उसे कोई खबर नहीं मिली, इसलिए उसने सोचा कि होंगझुंग बस बेवजह परेशान हो रहा है। आखिरकार उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन किसे पता था कि अब खबर आ जाएगी। साथ ही उन 3 लोगों की वजह से अफवाह और भी ज्यादा फैल गई, और थोड़े ही समय में यह अफवाह पूरे स्कूल में फैल गई। जिस दिन नीलामी की घोषणा हुई थी, उस दिन से लेकर जिस दिन लिंग जियाक्सिन और कुछ अन्य लोगों ने चैनल ओपनिंग पिल खरीदी थी, तब से हर कोई यह जानना चाहता था कि उस गोली का क्या प्रभाव होता है। चूंकि बाजार के स्टॉल का मालिक चैनलिंग ओपनिंग पिल प्राप्त करने के तुरंत बाद चला गया था,
इसलिए किसी को नहीं पता था कि उस गोली का क्या प्रभाव हुआ था। इसी वजह से हर कोई इस चैनल ओपनिंग पिल के प्रभावों में बहुत दिलचस्पी ले रहा था। जब उन्होंने लिंग जियाक्सन और कुछ अन्य लोगों से चैनल ओपनिंग पिल के बारे में दुर्भावनापूर्ण बातें सुनी, तो कई छात्रों ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया। पलक झपकते ही यह खबर पूरे स्कूल में फैल गई। शिया झिकिंग की चिंता और गुस्से को देखकर बेली होंगझुंग को हंसी आ गई। उसने झिकिंग को आज होने वाली संभावित घटनाओं के बारे में पहले ही बता दिया था, लेकिन झिकिंग अब भी गुस्से में थी। अगर उसने झिकिंग को यह नहीं बताया होता कि आज क्या होने वाला है, तो वह सोचती है कि उस समय झिकिंग किन भावनाओं से गुजर रही होती। जब लिटिल ब्लैक और लिटिल व्हाइट ने ये सुना, तो उनकी आंखें अचानक चमक उठीं। उन्हें इस घटना के घटित होने की कोई चिंता नहीं थी। वे तो बस अराजकता के रोमांच का अनुभव करना चाहते थे। वे पूरी सुबह से इसका इंतजार कर रहे थे, और आखिरकार यह शानदार शो होने ही वाला था। डॉट 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 बिस्तर पर लेटा हुआ बैशी भी अचानक जोश से भर गया। फिर उसने उत्सुकता से जिया जिकिंग की ओर देखा। दरअसल उसे भी रोमांचक घटनाएं देखना अच्छा लगता है। झिकिंग, गुस्सा मत करो। क्या हमने पहले से ही इसकी भविष्यवाणी नहीं की थी? बेली होंगझुंग ने शांत भाव से हल्की मुस्कान के साथ कहा। स्पष्ट है कि इस खबर से उन्हें जरा भी हैरानी नहीं हुई। बेली होंगझुंग को इतना शांत और स्थिर देखकर जिया जिकिंग ने राहत की सांस ली। अगर उसके साथ ऐसी स्थिति आती, तो वह निश्चित रूप से दौड़कर उस व्यक्ति को ढूंढ निकालती जिसने उसकी बदनामी की थी। बेली होंगझुंग की तरह वह शांत और स्थिर कैसे रह पाती? मैं आपके शांत स्वभाव की वास्तव में प्रशंसा करता हूँ। अगर मेरे साथ ऐसी स्थिति आती, तो मैं निश्चित रूप से इसे सहन नहीं कर पाता। कही गई बातों को सुनकर बेली होंगझुंग हंस पड़ी और बोली, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ये सब सह लूंगी और कुछ नहीं करूंगी। वो हमेशा अपने नैतिक मूल्यों का पालन करती आई है। अगर दूसरे उसे ठेस नहीं पहुंचाते, तो वह दूसरों को ठेस पहुंचाती है। और अगर दूसरे उसे ठेस पहुंचाते हैं, तो वह इसका सैकड़ों गुना बदला चुकाती है। लिंग जियाक्सन और अन्य लोगों ने बार बार उसे परेशान करने की कोशिश करके उसे पहले ही नाराज कर दिया है। कल उसने दाई युनयान की कुछ ताकत कम कर दी। आज उसने दूसरों को दिखा दिया कि किसकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी। बेली होंगझुंग की आंखों में शीतलता की झलक देखकर जिया जिकिंग के भाव बदल गए। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पता चला है कि होंगझुंग ने पहले ही उन लोगों को सबक सिखाने की योजना बना ली है जिन्होंने उसकी बदनामी की थी। क्या आप चाहेंगे कि मैं जियांग पांगजे से संपर्क करूं? शिया झिकिंग ने पूछा। उनका मानना है कि अगर दो समूह एक ही बात कह रहे हैं, तो दूसरे लोग उन पर विश्वास करेंगे। बेली होंगझुंग ने धीरे से हाथ हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, उन्हें इस मामले को और अधिक सार्वजनिक होने दीजिए। उसके बाद हम साथ चलेंगे। हालांकि वह बहुत चिंतित महसूस कर रही थी, लेकिन बेली होंगझुंग की योजना के बारे में जानने के बाद जिया जिकिंग ने अपने दिल में मौजूद चिंता को नियंत्रित कर लिया। डोंगफेंग यू और गोंग शाओकिंग साधना के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। इन दिनों, यदि वे खेती करने वाले लोगों के साथ अधिक बातचीत करें, तो वे आसानी से खेती कर पाएंगे। ठीक उसी समय लियू किन्यू सदमे और चिंता से भरे चेहरे के साथ अंदर आए और बोली, भाई गोंग डोंगफेंग, कुछ हुआ है? C379। लियू किन्यू की बात सुनकर गोंग शाओकिंग और डोंगफेंग यू ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उनकी आंखों में चिंता के भाव दिखाई दिए। क्या हुआ? अभी अभी जब मैं पिल मास्टर्स गिल्ड से लौट रहा था, तो मैंने लिंग जियाक्सन और उसके समूह को सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करते हुए सुना कि होंगझुंग की गोलियों का कोई असर नहीं हुआ और उसने उनके पैसे हड़प लिए। जैसे ही लियू किन्यू ने अपने शब्द कहे, गोंग शाओकिंग और डोंगफेंग यू दोनों के चेहरे बिगड़ गए। ये लोग सरासर निराधार बातें कर रहे हैं और तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। डोंगफेंग यू गुस्से से लाल होकर उठ खड़ा हुआ। उन सभी ने बेली होंगझुंग की गोलियां खा ली थीं और उनका असर अद्भुत था। न केवल उनकी नसें चौड़ी हुई, बल्कि उनकी दृढ़ता और मजबूती भी बढ़ी। शरीर की नाड़ियों में जितनी अधिक ऊर्जा समाहित हो सकती है,
युद्ध के दौरान ऊर्जा का संचार उतनी ही तेजी से हो सकता है, इसलिए नाड़ी खोलने वाली गोली के लाभ स्पष्ट थे। वे धोखा खा गए, फिर भी अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गोंग शाओकिंग की आवाज बर्फीली ठंडी थी और उसकी आंखें काली गड्ढों जैसी थीं। ये लोग तो मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। इस मामले को वे अपनी मर्जी से बदनाम नहीं कर सकते। ये बेली होंगझुंग की प्रतिष्ठा के लिए बेहद हानिकारक है, इसलिए आइए इसकी जांच करें। डोंग फेंगयू के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। जितना ज्यादा वे इस मामले को खींचेंगे, उतनी ही ज्यादा निराधार अफवाहें फैलेंगी, और ऐसी अफवाहों का असर तो सबको पता था। कितने लोग अफवाहों का शिकार हो चुके थे। इस तरह की जानकारी एक मुंह से दूसरे मुंह तक तेजी से फैलती है और देखते ही देखते पूरी अकादमी को पता चल जाता है। बेली होंगझुंग ने फैसला किया कि अब समय आ गया है और वह अपने छात्रावास के कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसने डोंगफेंगयू, गोंग शाओकिंग और लियू किन्यू को तेजी से ऊपर से नीचे आते देखा। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, डोंगफेंगयू ने चिंता और तनाव से भरी आवाज में कहा, बेली होंगझुंग, क्या तुमने लिंग जियाक्सन और उसके बारे में फैली अफवाहों के बारे में सुना है? बेली होंगझुंग के खूबसूरत चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान थी। मैंने पहले ही सुन लिया है। वे नीच लोग, वे सचमुच तुम्हारा नाम इस तरह बदनाम कर रहे हैं। कितना घिनौना। लिंग जियाक्सन और उसके समूह का जिक्र करते हुए डोंग फेंग यू के चेहरे पर घृणा के भाव उभर आए। लिंग जियाक्सन और बेली होंगझुंग के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि लिंग जियाक्सन इतनी आक्रामक रूप से उसके खिलाफ क्यों जा रही है। चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। डोंग फेंग यू की चिंता देखकर बेली होंगझुंग की आंखों का भाव थोड़ा बदल गया। उसी क्षण बाई जुन्यू वहां प्रकट हुआ और उनकी बातचीत सुनकर वह भी अवाक रह गया। उसने लिंग जिनशिया से इतनी बेशर्मी की उम्मीद नहीं की थी। बेली होंगझुंग वाकई गलत नहीं था। चलिए पहले जाकर देख लेते हैं, गोंग शाओकिंग की गहरी आवाज में कहा गया। लगता है हमें उनसे आमने सामने मुकाबला करना होगा। एक एक करके बाकी सबने सिर हिलाया। उन्हें खुद जाकर स्थिति का जायजा लेना होगा। जैसे ही वे निकलने वाले थे, बेली होंगझुंग के कमरे के बगल वाला दरवाजा खुला। दिबे चेन के होठों पर एक मोहक और शरारती मुस्कान थी, उसका हावभाव सुस्त और आरामदेह था। लगता है मुसीबत आ गई है। उनकी बातों पर सभी के चेहरे के भाव बदल गए। जो बात वे सब करने से हिचकिचा रहे थे, वह दिबे चेन के मुंह से सुनकर ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वे कोई अच्छा शो देखने वाले हों। हालांकि उसने जो कहा, वह केवल बेली होंगझुंग ही समझ सकती थी। वही एकमात्र व्यक्ति थी जिसे स्थिति की पूरी जानकारी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि उसके पास इसका समाधान होगा। डोंग फेंग यू की खूबसूरत भौहें सिकुड़ गईं, और उनकी आंखों में दिबे चेन के प्रति जिज्ञासा और असंतोष झलक रहा था। बेली होंगझुंग आपकी पत्नी हैं, आप उनकी समस्याओं के प्रति इतने उदासीन कैसे हो सकते हैं? क्या आप नहीं जानते कि यह मामला बेली होंगझुंग की प्रतिष्ठा के लिए कितना हानिकारक है? C380। डोंग फेंग यू अब खुद को रोक नहीं पाया। बेली होंगझुंग एक अनोखी महिला थी, जिसे उसके करीबी लोग बहुत प्यार करते थे। यद्यपि डी बेचेन एक असाधारण व्यक्ति थे, फिर भी बेली होंगझुंग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में उन्हें बेली होंगझुंग पर दया आती थी। जब डोंग फेंग यू की आवाज धीमी हुई, तो वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। किसने सोचा होगा कि शांत स्वभाव वाला डोंग फेंग यू किसी पर हमला कर देगा? इतना ही नहीं, जिस पर वह हमला कर रहा था वह डी बेचेन था। डी बेचेन की जेट ब्लैक पुतलियां अपनी आंखों के कोने से डोंग फेंग यू को घूर रही थीं, और उनके मोहक चेहरे से थोड़ी सी ठंडक झलक रही थी। दिबे चेन के शब्दों में खतरे का संकेत था। डोंग फेंग यू द्वारा बेली होंगझुंग पर बुरी नजर रखने से वह पहले ही काफी नाराज हो चुका था, और अब उसी डोंग फेंग यू ने उसे फटकारने की हिम्मत कैसे की? बेली होंगझुंग को ध्यान में रखते हुए दिबे चेन उनके बीच की दोस्ती को तोड़ना नहीं चाहता था।
हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह डोंगफेंग यू के हमले को चुपचाप सहन कर लेगा। दिबेई चेन की बातों से डोंगफेंग यू का गुस्सा और बढ़ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दिबेई चेन न केवल अपनी लापरवाही पर पछतावा नहीं करेंगे, बल्कि उनसे इस तरह बात भी करेंगे। दिबेई चेन के शब्दों ने डोंगफेंग यू की कमजोरी पर भी प्रहार किया था। हाँ, भला वो कौन होता है ऐसी बातें कहने की स्थिति में। शिया झिकिंग अपने सामने का दृश्य देख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि डोंगफेंग यू और दिबेई चेन किसी विवाद में इतने उग्र हो जाएंगे कि एक दूसरे को जरा भी जगह नहीं देंगे। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। क्या ये प्रेमी और पति के बीच का विवाद था? लियू किन्यू के चेहरे पर जटिल भाव थे, और उनकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। उसे पहले भी ऐसा महसूस हुआ था कि डोंगफेंग यू बहुत भावुक था, और अन्य महिलाओं के प्रति उसका व्यवहार अलग था। जब वे गिरते बादल पर्वतों में थे, तब डोंगफेंग यू को लगा कि बेली होंगझुन गिर गई है और वो क्रोधित हो गई। ये पहली बार था जब उसने डोंगफेंग यू को इतना क्रोधित देखा था। उस घटना के बाद उसे लगा कि डोंगफेंग यू बेली होंगझुन के साथ अलग तरह से व्यवहार कर रहा था। जब वे स्कूल लौटे, तो लियू किन्यू ने पाया कि डोंगफेंग यू बेली होंगझुन के आसपास अजीब तरह से व्यवहार कर रही थी। डोंगफेंग यू को कुछ समय से जानने के कारण उसे उसके चरित्र की काफी अच्छी समझ थी। डोंगफेंग यू आमतौर पर सबके साथ विनम्रता से पेश आता था। यही उसका स्वभाव था जिसके कारण उससे करीबी संबंध बनाना मुश्किल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह किसी के साथ विशेष व्यवहार नहीं करता था। जब से बेली होंगझुन उसके जीवन में आई थी, तब से डोंगफेंग यू के दिल में उसके लिए एक खास जगह थी। बेली होंगझुन के विवाहित होने की बात पता चलने पर डोंगफेंग यू को मानसिक रूप से बहुत बड़ा आघात लगा था। भले ही डोंगफेंग यू ने कुछ न कहा हो, लेकिन एक महिला की अंतर्ज्ञान शक्ति काफी तेज होती है। आज डोंगफेंग यू की तमाम अफरा तफरी के बीच वह बेली होंगझुन के लिए अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पा रहा था। लिटिल ब्लैक ने आह भरी, ये वाकई जटिल हो सकता है। सफेद शेर ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाकर अपने ऊपर खड़े दोनों शेरों को देखा। वह अपने स्वामी के इस फैसले को समझ नहीं पा रहा था। लिटिल ब्लैक इस तरह हंगामा करके क्या करना चाह रहा था? हालात को इस तरह बिगड़ते देख गोंग शाओकिंग ने कहा, डोंगफेंग यू का इरादा दुर्भावनापूर्ण नहीं है, दिबेई चेन। वो बस बेली होंगझुन को लेकर चिंतित है, इसे दिल पर मत लो। क्या आप ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी पत्नी की परवाह नहीं करनी चाहिए? सी 381। दिबेई चेन की सुडौल भौहें गुस्से में सिकुड़ गईं, और उनकी स्याही जैसी काली पुतलियों से एक खतरनाक, भेदक आभा निकलने लगी। बेली होंगझुन के प्रति उनकी चिंता को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे लंबे समय से आपसी समझ के स्तर तक पहुंच चुके थे। भले ही वह इस मुश्किल मामले के बारे में कुछ न कहे, फिर भी वह जान जाएगा कि वह क्या सोच रही है। अब इन दोनों लोगों ने उस पर इस तरह हमला करने की हिम्मत कैसे की? आजकल अब वो फिजूल खर्ची करने वाला राजकुमार नहीं रहा जिसे धैर्य रखने की जरूरत थी। उसकी हैसियत को देखते हुए कौन उसके खिलाफ निंदा का आधा वाक्य भी बोलने की हिम्मत करेगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों लोग बेली होंगझुन की जरूरत से ज्यादा देखभाल कर रहे थे। संक्षेप में, दिबेई चेन ने माहौल में तनाव का फायदा उठाया। ऐसे भड़काऊ शब्दों ने दिबेई चेन को क्रोधित कर दिया। बेली होंगझुन ने कल्पना भी नहीं की थी कि उसके एक शब्द बोलने से पहले ही उसके सामने ऐसा दृश्य घट उठेगा। यह उसकी उम्मीदों से कहीं परे था। दिबेई चेन का लहजा ठंडा था और उसका बायां हाथ बेली होंगझुन के कंधों पर लिपटा हुआ था, जिससे एक दबंग और अलग थलग रहने का आभास हो रहा था। शिया झिकिंग और बाई जुन्यू ने एक दूसरे को सरसरी नजर से देखा। दोनों दिबेई चेन के दबंग रवैये को देखकर हैरान थे। दिबेई चेन को इस तरह व्यवहार करते देख डोंगफेंग यू का गुस्सा भड़क उठा। वह दिबेई चेन के पुरुष होने के नाते उसके भीतर मौजूद शत्रुता को समझता था। वास्तव में वह दिबेई चेन की आलोचना करने की स्थिति में नहीं था, लेकिन उसके कार्यों ने डोंगफेंग यू को सचमुच क्रोधित कर दिया था। बेली होंगझुन ने आंखें थोड़ी खोलकर उस ओर देखा।
उसने पहले ही दिबे चेन को बता दिया था कि उसका व्यवहार उचित नहीं है, लेकिन उसकी आंखों को देखने के बाद वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी। उसकी गहरी आंखों में ईमानदारी और इतना दबंग भाव था कि आप उसे मना नहीं कर सकते थे। उसकी आंखों की गहराई में कोमलता और भय के अंश छिपे थे। ऐसा लग रहा था मानो अगर वह अपने शब्दों से मुकर जाता तो उसे दुख होता। बेली होंगझुंग उन आंखों को देखकर अपने दिल की धड़कन को रोक नहीं पाई। इसके अलावा वो दिबे चेन की पत्नी नहीं थी। डोंग फेंग यू की इस तरह की आलोचना का सामना करते हुए उसके लिए जवाबी कार्रवाई करना ही उचित था। जब उसे यह बात याद आई तो उसने अपने मुंह में ही अपने शब्द निगल लिए। उसे इस बात का पूरा अंदाजा था कि दिबे चेन उसकी कितनी परवाह करता है। अगर उसे उसकी परवाह नहीं होती तो वह इस समय उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वापस नहीं आता। अगर उसे उसकी परवाह नहीं होती तो उसे कैंगलेन अकादमी छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। शुरू से अंत तक दिबे चेन के कांगलेन अकादमी आने का केवल एक ही कारण था, और वह कारण थी वह लड़की। बेली होंगझुंग की व्याख्या सुनने के बाद सभी के चेहरे के भाव बदल गए। उन सभी को लगा था कि दिबे चेन आज की घटनाओं को नहीं समझ पाएगा। हालांकि उन्हें यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि दिबे चेन ने इन घटनाओं की भविष्यवाणी पहले ही कर ली थी। इस मामले में क्या ये वही लोग नहीं थे जिन्होंने दिबे चेन पर गलत आरोप लगाया था? शिया झिकिंग का मुंह खुला रह गया था, उसकी आंखें समझ से भरी हुई थीं। दरअसल उसने भी यही सोचा था कि दिबे चेन बेली होंगझुन को पर्याप्त प्यार नहीं देता। एक पति होने के नाते उसे बेली होंगझुन को अपना सारा प्यार देना चाहिए। अप्रत्याशित रूप से दिबे चेन न केवल एक स्नेही पति थे, बल्कि बेहद दूरदर्शी भी थे। उनकी चिंताएं निराधार थीं। डोंग फेंग यू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, उसका चेहरा बिगड़ गया। जब उसे याद आया कि दिबे चेन ने बेली होंगझुन के साथ समझौते की बात कही थी, तो उसे और भी यकीन हो गया कि दिबे चेन अपनी संप्रभुता की घोषणा कर रहा है। गोंग शानकिंग भी चुप रह गया, उसका चेहरा गंभीर था। C382 लियू केन्यू की आंखों में एक चमक सी दिखाई दी। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इससे कोई संघर्ष छिड़ जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह दिबे चेन, जिया जिकिंग, बाई जुन्यू, डोंगफेंग यू या गोंग शाओकिंग था। हर कोई विशेष रूप से बेली होंगजून की परवाह करता था। दिबे चेन और डोंगफेंग यू को नजरअंदाज करते हुए यहाँ तक कि बड़े भाई गोंग के मन में भी भावनाएं थीं। बेली होंगजूंग दूसरों के नजरिए से गोंग शाओकिंग ने पर्याप्त चिंता नहीं दिखाई, लेकिन उनके ठंडे स्वभाव से उनके एकमात्र वाक्य ने ही साबित कर दिया कि यह मामला उनके दिल में एक विशेष स्थान रखता है। इस समय लियू किन्यू को ईर्ष्या की अनुभूति होने से खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था। इससे पहले अकादमी में चाहे कोई भी आए, वो उसकी देवी ही मानी जाती थी। उसे रसायन शास्त्र में भी कुछ महारत हासिल थी। वो कभी तारों के बीच चांद की तरह बादलों में बहुत ऊपर हुआ करती थी। जब से बेली होंगझुंग आई हैं, उन्होंने लिन किन्यू से बेहतर प्रदर्शन किया है। कुछ मामलों में तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से पीछे भी छोड़ दिया है। भले ही शुरुआत में उसे इसकी इतनी परवाह न हो, लेकिन वह और बेली होंगझुंग काले और सफेद की तरह एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। वो एक अद्भुत चमक बिखेरती हुई प्रतीत हो रही थी, जो आसपास के सभी जुगनुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। बेली होंगझुंग के शब्द निकलते ही दिबे चेन की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। घोर काली, तूफानी ठंडी आंखों में क्षण भर के लिए खुशी की एक झलक दिखाई दी। यह मानो बादलों से छनकर आती सूरज की रोशनी की तरह थी, जो आंखों को चकाचौंध कर देती है। दिबे चेन ने बेली होंगझुंग को और भी कसकर गले लगा लिया क्योंकि उसके दिल में अतुलनीय खुशी का भाव था। बेली होंगझुंग ने सबके सामने अपने रिश्ते की पुष्टि की। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि बेली होंगझुंग ने डोंगफेंग यू को ये स्पष्ट कर दिया कि वह दिबे चेन को पसंद करती है। ये जानने के बाद दिबे चेन खुश क्यों नहीं होगा। दिबे चेन के चेहरे के भावों को उदासी से उजाले की ओर बदलते देख बेली होंगझुंग असहाय महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही उसे यह मजेदार भी लग रहा था।
उसे हमेशा से लगता था कि यह लड़का एक धूर्त लोमड़ी है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसमें इतना बचकानापन भी होगा। गोंग शाओकिंग ने हल्का सा सिर हिलाया और डोंगफेंग यू और लियू किंगयुए के रहने के कमरे की ओर मुड़ गया। बेली होंगझून का 4 सदस्यीय समूह भी अपने क्वार्टर के लिए रवाना हो गया। वे आज इस मामले को निपटाएंगे। चौक में सुबह सुबह लिंग जियाक्सन और लियू लिंकुन और कुछ अन्य लोग चौक पर खड़े होकर उस दुखद और हृदयविदारक कहानी का वर्णन कर रहे थे। उनके सारे शब्द बेली होंगझूंग पर आरोप लगाने वाले थे। उसे जरा भी रियायत देने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वे बेली होंगझूंग को एक दुष्ट और नीच इंसान के रूप में पेश कर रहे थे। जब बेली होंगझूंग और अन्य लोग चौक पर आए तो उन्होंने लिंग जियाक्सन के शब्द सुने। शिया झिकिंग खुद को व्यंग्य करने से नहीं रोक सकी। ये लिंग जियाक्सन अभी भी पहले की तरह ही बेशर्म थी। लिंग जियाक्सन जिस तरह से काले और सफेद को उलट रहा था, वह उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत नहीं था। यह अप्रत्याशित था। बेली होंगझूंग ने भी हल्की सी हंसी निकाली, जबकि लिंग जियाक्सन ने ऐसा दिखावा किया जैसे ये वाकई दयनीय स्थिति हो। C383। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चैनल ओपनिंग पिल असल में नकली निकलेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि बेली होंगझूंग द्वारा चैनल ओपनिंग पिल के बारे में किया गया सारा प्रचार और हाइप शुरू से ही एक मजाक था? खुशकिस्मत से कल चैनल ओपनिंग पिल हमने नहीं खरीदी थी, वरना हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। लिंग जियाक्सन की बातों पर अकेले भरोसा नहीं किया जा सकता। आखिर हमने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा। मुझे नहीं लगता कि बेली होंगझूंग ऐसा कुछ करेगा। जब लिंग जियाक्सन ने देखा कि उनमें से एक को उस पर विश्वास नहीं है, तो वह शपथ लेने से खुद को रोक नहीं सकी। मैंने जो कहा वो सच है। आप लोग कहते हैं कि बेली होंगझूंग के साथ हमारे विवाद के कारण हम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें विश्वास है कि जल्द ही वेई मेइदाई भी न्याय मांगने आएगा। उस समय आप लोग इस बात पर यकीन करेंगे, है ना? ये सुनकर सबने एक दूसरे की ओर देखा। अगर वेई मेइदाई भी इसकी पुष्टि कर दे, तो उनकी बात सच होने की संभावना थी। सभी के बदलते भावों को देखकर लिंग जियाक्सन और लियू जिंगकुन ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व भरी मुस्कान झलक रही थी। ऐसा लगता है कि आखिरकार उनका लक्ष्य हासिल हो गया है। पेंग्युन जियांग ने लिंग जियाक्सन की आंख का संकेत देखा और तुरंत चला गया। वेई मेइदाई ने पहले ही लिंग जियाक्सन और अन्य लोगों की योजना में सहयोग करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन लिंग जियाक्सन ने कहा कि अगर वह बाद में आती है तो यह अधिक प्रभावी होगा। इसलिए वह ज्यादा दूर नहीं, बल्कि पास ही में लिंग जियाक्सन और अन्य लोगों के प्रकट होने के संकेत की प्रतीक्षा कर रही थी। जब पांग्युन जियांग प्रकट हुई और उसे जाने के लिए कहा, तो वेई मेइदाई के चेहरे पर तुरंत गुस्से का भाव आ गया और वह गुस्से में स्कूल के अंदर चली गई। लिंग जियाक्सन और अन्य लोगों के आरोप सुनने के बाद उसने भी ऐसा ही महसूस करने का नाटक करते हुए चिल्लाकर कहा, आपकी बात सही है। बेली होंगझूंग ने मुझे जो चैनल ओपनिंग पिल बेची थी, उसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। लिंग जियाक्सन का चेहरा खुशी से खिल उठा। वेई मेइदाई, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। चैनल ओपनिंग पिल तुम्हारे लिए भी बेकार साबित हुई, है ना? वेई मेइदाई ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर आक्रोश साफ झलक रहा था। बिल्कुल सही। मैंने चैनल खोलने वाली गोली के लिए इतना पैसा खर्च किया, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसका जरा सा भी असर नहीं होगा। बेली होंगझूंग तो हद ही कर रहा है। हर तरफ हंगामा मच गया। वेई मेइदाई तो दवाइयों का उस्ताद था। अगर वेई मेइदाई ने भी ऐसा कहा है, तो चैनल ओपनिंग पिल शायद नकली थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बेली होंगझूंग वास्तव में एक धोखेबाज होगा। ये चाल तो वाकई बहुत ही खतरनाक थी। मेरा मानना है कि बेली होंगझूंग तो दवाइयों की माहिर भी नहीं है, तो उसकी गोली असली हो ही नहीं सकती। स्कूल में ऐसी उपद्रवी कैसे हो सकती है? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसने गोली की नीलामी हमें ही क्यों की। अगर यह बात बाहर फैल जाती तो उसका काम तमाम हो जाता। जब सब लोग चर्चा कर रहे थे, तभी बेली होंगझूंग धीरे धीरे सबके सामने प्रकट हुई। बातचीत का विषय सामने आते ही सबकी आंखें चमक उठीं। ऐसा लग रहा था कि आज का शो शानदार होगा।
लिंग जियाक्सन ने बेली होंगझुन को देखा और उसकी आंखों में गर्व की झलक दिखाई दी। उसके आकर्षक चेहरे पर शोक का बनावटी भाव आ गया। बेली होंगझुन, तुम तो हद ही कर रही हो। हमारे बीच कुछ मतभेद होने के बावजूद तुम्हें मुझे नकली चैनल ओपनिंग पिल बेचने की जरूरत नहीं थी, है ना? बेली होंगझांग के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। उसने अपनी बाहें मोड़ ली और लिंग जियाक्सन को एक ऐसी नजर से देखा जैसे वो मुस्कुरा रही हो, लेकिन असल में मुस्कुरा नहीं रही हो। कार्य करो, तुम कार्य करते रहो। बेली होंगझुन को अपनी ओर तिरस्कार भरी निगाहों से देखते हुए देखकर लिंग जियाक्सन का चेहरा बिगड़ गया। आखिर ऐसा क्यों है कि बेली होंगझांग अभी भी इतनी शांत और उदासीन लग रही है, मानो जीत उसकी मुट्ठी में हो। स्पष्टतः इस समय बेली होंगझांग बेहद मुश्किल स्थिति में है। एक गलती से उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। फिर भी वो इतनी बेफिक्र होकर उसका मजाक कैसे उड़ा सकती है? C384। द युनयान पहली बार बेली होंगझुन को देख रहा था। बेली होंगझुन की अद्भुत सुंदरता को देखकर उसकी आंखों में आश्चर्य और लालसा का भाव झलक उठा। इससे पहले उसे ये नहीं पता था कि बेली होंगझुन इतनी खूबसूरत है, और वह तो ये भी सोचता था कि नंबर 1 ब्यूटी लियू किन्यू उससे किसी भी तरह से कमतर नहीं है। इसके विपरीत उसकी आत्मविश्वास से भरी निगाहों को अद्वितीय रूप से सुंदर बताया जा सकता है, यहाँ तक कि वो लियू किन्यू से भी थोड़ी अधिक सुंदर थी। बेली होंगझांग के शांत और संयमित चेहरे को देखते हुए लियू जिंगकुन कुछ स्तब्ध रह गया। जब उसे होश आया तो उसका चेहरा भी बेहद बदसूरत हो गया। बेली होंगझांग, साफ साफ बोलो, ये कैसी एक्टिंग है? लिंग जियाक्सन ने जोर से चिल्लाकर कहा। बेली होंगझुंग एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसे घूरती रही, उसकी आंखों में तिरस्कार और घृणा भरी हुई थी। अभिनय क्या आपको पता नहीं होना चाहिए? बेली होंगझांग ने पूछा। लिंग जियाक्सन के चेहरे पर थोड़ा भाव बदल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। वैसे भी तुमने जो चैनल खोलने वाली गोली दी थी, उसका कोई असर नहीं हुआ। मेरी बोली वापस करो और अपनी सजा भुगतो। लिंग जियाक्सन, तुम बेवजह लोगों को फंसा रही हो। तुमने होंगझुन की गोली को नकली क्यों कहा? शिया झिकिंग अचानक क्रोधित हो गई। लिंग जियाक्सन के बेलगाम रूप को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाए और सीधे उससे भिड़ गई। उसे ये देखने से डर नहीं लगता था कि कौन ज्यादा ताकतवर है। शिया झिकिंग, मैं बेली होंगझांग के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम बिना किसी कारण के बीच में क्यों टोक रहे हो? लिंग जियाक्सन ने भौहें चढ़ाईं। वह जानती थी कि जिया जिकिंग की जबान बहुत तेज है, इसलिए अगर उनके बीच लड़ाई हुई तो जीतना मुश्किल होगा। मैं तुम्हें इस तरह सच्चाई को तोड़ मरोड़ते हुए नहीं देख सकता, इसमें क्या गलत है? शिया झिकिंग की बातों से लिंग जियाक्सन को जरा भी शर्म नहीं आई। क्या तुम स्कूल में इतना घमंड करने के लिए सिर्फ दाई युनयान के साथ अपने रिश्ते का सहारा ले रही हो? देखो, क्या तुम अकेली हो? जिया जिकिंग। लिंग जियाक्सन का चेहरा राख हो गया। ज्यादा दूर मत जाओ। उनके चारों ओर छात्रों की भारी भीड़ जमा थी। हालांकि कई लोग उसके और दाई युनयान के रिश्ते के बारे में जानते थे, लेकिन जिया जिकिंग के शब्दों ने मानो सारे पर्दा हटा दिया हो। डोंग फेंग यू और गोंग शाओकिंग ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस शिया लड़की की जुबान सचमुच बहुत तीखी थी। बाई जुन्यू की आंखें चमक उठीं। उसने पहली बार जिया जिकिंग को इतना उग्र देखा था। क्या मैंने हद पार कर दी? जिया जिकिंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या मैंने तुमसे ज्यादा कर दी? होंगजुंग ने चैनल ओपनिंग पिल बेच दी और बदला लेने के लिए तुमने जाकर उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। वाकई एक जहरीली औरत। लिंग जियाक्सन अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाए और उसकी छाती जोर जोर से धड़कने लगी। लेकिन उसे जिया जिकिंग को जवाब देने का तरीका नहीं सूझा और वह केवल अपने बगल में बैठे पांग्युन जियांग और लियू जिंगकुन की ओर देखने लगी। लियू जिंगकुन और पांग्युन जियांग भी बेहद लाचार थे। क्या उन दोनों का जिया जिकिंग से बहस करना हार की ओर सीधा कदम नहीं था? बेली होंगझांग, हम आपसे आपकी चैनल खोलने वाली गोली के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आप में क्षमता है, तो जिया जिकिंग को दखल देने के लिए मजबूर न करें।
काफी देर सोचने के बाद लिंग जियाक्सन ने बस इतना ही कहा। अगर शिया झिकिंग बोलती रही तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाएगी। बेली होंगझांग के होठों पर एक सुंदर मुस्कान आ गई, लेकिन उसके होठों से निकले शब्द निर्मम थे। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ। उनका मानना था कि कुछ लोगों के लिए किसी भी तरह की प्रतिष्ठा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पहले तो वह उसे कुछ हद तक सम्मान देती थी, लेकिन अब उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। बेली होंगझांग की बातें सुनकर सब लोग अचंभित हो गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी दबंग होगी। C385 बेली होंगाजूम के आचरण से लिंग जियाक्सन भयभीत हो गया था। सामान्य तौर पर भले ही बेली होंगझूम किसी से बहस करती थी, उसने उसे कभी इस तरह व्यवहार करते नहीं देखा था। ये सब कुछ उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अच्छा क्यों था? तर्क के अनुसार क्या बेली होंगझांग को बहुत डर और घबराहट नहीं होनी चाहिए और डर के मारे दुबक जाना चाहिए। लियू जिंगकुन और पंगयुन जियांग भी कुछ हद तक चकित थे। बेली होंगजूंग के अजीब रवैये से उनके भी हाथ बंधे हुए थे। बेली होंगझुंग, तुमने हमें जो चैनल ओपनिंग पिल बेची थी, वह नकली थी। क्या तुम इसके लिए हमें मुआवजा देने का भी इरादा नहीं रखते? लियू जिंगकुन ने ठंडे स्वर में कहा। बेली होंगझुंग के होठों पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई और उसने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा, आप मेरी चैनल ओपनिंग पिल्स को नकली क्यों कहते हैं? बेली होंगझांग ने अपनी आवाज ऊंची की, ताकि देखने वाले सभी लोग उसके शब्द सुन सकें। जैसा कि सब जानते हैं, हमारे और आपके बीच कुछ अनबन है। तो फिर अगर आप कहते हैं कि मेरी चैनल ओपनिंग पिल्स नकली हैं, तो ये बात भरोसेमंद कैसे हो सकती है? आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मेरी चैनल ओपनिंग पिल्स नकली हैं। आप लोग मेरी गोली को नकली कहते हैं, तो मैं कहता हूं कि मेरी चैनल ओपनिंग पिल्स असली हैं। बेली होंगझूम के शब्द स्पष्ट थे, जिससे लिंग जियाक्सन और अन्य लोगों के पास पलटवार करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। तो फिर वेई मेइदाई का क्या? लिंग जियाक्सन ने पलटवार करते हुए कहा, उसने भी कहा था कि तुम्हारी चैनल ओपनिंग पिल्स बेकार हैं। हाँ हाँ, बेली होंगझांग हंसी, तुम सब एक ही कबीले के गीदड़ हो। वेई मेइदाई और मेरे बीच भी कुछ अनबन है, इसलिए जब तुम लोगों ने मिलकर योजना बनाई, तो उसने भी स्वाभाविक रूप से इसमें शामिल होकर मेरी प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश की। बेली होंगझांग की बातों के बाद सभी छात्रों के चेहरे अचानक चौंक गए। वे जानते थे कि बेली होंगझुंग और लिंग जियाक्सन के बीच सुलह थी, लेकिन उन्हें कभी नहीं पता था कि उसके और वेई मेइदाई के बीच भी कुछ सुलह थी। तो इसका मतलब यह है कि लिंग जियाक्सन और अन्य लोगों ने शायद बेली होंगझुंग को निशाना बनाने की योजना बनाई थी, एक जाल बिछाया था। क्या बात है? क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरी देवी ऐसा कभी नहीं करेगी? ये तो पक्का लिंग जियाक्सन और बाकी लोगों की बेली होंगझुंग को फंसाने की साजिश है। एक आदमी उठा और जोर से हंस पड़ा। पहले तो वह सबके आरोपों का जवाब नहीं दे पाता था, लेकिन अब वो आखिरकार अपनी भौहें उठाकर अपना गुस्सा निकाल सका। हाँ, बेली होंगझुंग को ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हालांकि संसाधन जुटाना काफी दुर्लभ था, फिर भी विशेष नामांकन वाले छात्रों को इसकी इतनी कमी नहीं होनी चाहिए, है ना? लिंग जियाक्सन और बाकी लोग शुरू से ही बुरे थे, उन्हें चैनल खोलने वाली गोली तो चाहिए थी, लेकिन वे बोली के लिए पैसे नहीं देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ऐसी घिनौनी योजना बनाई। बेली होंगझुंग के सामने आने के बाद पहले से चल रही एकतरफा अफवाहें तुरंत बदल गईं। पहले तो बहुत से लोग बेली होंगझांग पर विश्वास करते थे, इसलिए उनका आत्मविश्वास देखकर उनके विचार भी और मजबूत हो गए। शिया झिकिंग ने सबकी बातें सुनी और उसकी आंखों में प्रशंसा का भाव स्वाभाविक रूप से झलकने लगा। हालांकि बेली होंगझांग को एजोर वाटर स्कूल आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन उनकी लोकप्रियता बिल्कुल भी कम नहीं थी। अभी अभी तो उसने कुछ ही शब्दों में एक बेहद जटिल समस्या को सुलझाया था, और अब सब लोग लिंग जियाक्सन पर शक करने लगे हैं। उसकी क्षमताएं वाकई बहुत अद्भुत हैं। ओनी लिटिल ब्लैक, लिटिल व्हाइट और बैशी शर्म से लाल हो उठे। दरअसल लिंग जियाक्सन और बाकी लोगों ने जो कहा वह बिल्कुल सही था।
चैनल खोलने वाली गोली जो मास्टर ने बेची थी, वह वास्तव में नकली थी। फिर भी मास्टर न्याय और धार्मिकता की बात करता है। बिना चेहरे के भाव बदले या दिल की धड़कन तेज हुए ऐसे झूठ बोलना, गुरुजी सचमुच अद्भुत थे। बेशक उनमें से किसी ने भी इसे जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की, वरना उन्हें वो स्वादिष्ट खाना कभी नहीं मिलता जो वे चाहते थे। C386। वे मैदाई ठंडे चेहरे के साथ आगे बढ़ी। आपने हमें नकली चैनल ओपनिंग पिल दी, तो हम आपको बदनाम कैसे कर सकते हैं? बेली होंग झांग, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मुझे आपको फंसाने के लिए इस तरह के तरीके अपनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। बेली होंग झांग ने वेई मैदाई को ठंडी निगाहों से देखा। वेई मैदाई से मिलने के बाद से ही वह जानती थी कि उससे निपटना आसान नहीं होगा। क्या आपने खुद ही चैनल ओपनिंग पिल के लिए बोली लगाई थी? बेली होंगझुंग ने उन्हें देख रहे लोगों पर एक नजर डाली और अपनी आवाज ऊंची कर दी। जब मैंने नीलामी शुरू की थी, तब से मेरा इरादा आप लोगों को चैनल ओपनिंग पिल बेचने का नहीं था। लेकिन आप ही वे लोग थे जिन्होंने नकली नामों का इस्तेमाल करके गोली के लिए बोली लगाई। अगर आप लोगों ने नीलामी से पहले मिलीभगत नहीं की और एक साथ मिलकर काम नहीं किया, तो स्कूल के अन्य छात्रों से पूछिए कि क्या वे तब आप पर विश्वास करेंगे। इस क्षण द यूनियन को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। शुरू से ही बेली होंगझुंग द्वारा नीलाम की गई गोली वास्तव में नकली थी। दुर्भाग्यवश बेली होंगझुंग के शब्दों के बाद ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वे उसे फंसा रहे हों। अगर उसे खुद सच्चाई का पता न होता, तो वह निश्चित रूप से बेली होंगझुंग पर विश्वास कर लेता। जैसा कि उम्मीद थी, और भी कई छात्र बेली होंगझुंग के पक्ष में खड़े होने लगे। क्योंकि उस दिन लिंग जैक्सन और बाकी लोगों की हरकतें कुछ चौंकाने वाली थीं, इसलिए उन्हें वह दृश्य याद आ गया। वे जरूर इस दिन के लिए योजना बना रहे थे। वे मैदाई को भी अब थोड़ी चिंता होने लगी थी। उसने बेली होंगझुंग के इतने सख्त होने की उम्मीद नहीं की थी। जिन अफवाहों को फैलाने में उन्हें इतना समय लगा, वे बेली होंगझुंग के होठों से निकले कुछ हल्के फुल्के शब्दों से आसानी से नष्ट हो गईं। बेली होंगझुंग, भला कौन चैनल ओपनिंग पिल नहीं चाहेगा, जो साधकों के लिए इतनी मददगार है? वे मैदाई ने नाखुशी से कहा, हमारे बीच कुछ मनमुटाव होने के कारण मुझे चिंता थी कि आप हमें चैनल ओपनिंग पिल नहीं बेचेंगे और फिर आपने नकली नाम का इस्तेमाल करने का फैसला किया। मुझे लगता है कि लिंग जैक्सन और लियू जिंगकुन ने भी ऐसा ही किया होगा, लेकिन हमने जो कहा वह सच था। आपकी गोली नकली थी। वे मैदाई को एक बात को दूसरी बात में समेटते देख लिंग जैक्सन और बाकी सबने राहत की सांस ली। उसे पहले समझ नहीं आ रहा था कि इसका जवाब कैसे दे। चूंकि आपने इतना कुछ कह दिया है, तो चलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। बेली होंगझांग का रवैया शांत था। बस इतना ही, और वे मैदाई उससे लड़ना चाहती थी। क्या मजाक! वह वे मैदाई को हार का स्वाद चखाएगी। वे उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट करना चाहते थे, इसलिए वह बदले में उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर देगी। बेली होंगझुंग के उदासीन चेहरे को देखकर वे मैदाई के दिल में एक बुरी आशंका उत्पन्न हो गई। बेली होंगझुंग ऐसा व्यक्ति कभी नहीं था जिसके कदमों का अनुमान लगाया जा सके। आप दवाइयों के उस्ताद हैं, है ना? बेली होंगझांग ने हल्के स्वर में पूछा। सही। आपने कहा था कि मेरी चैनल ओपनिंग पिल नकली है, तो जाहिर है आपने इसे पहले ही ले लिया होगा। चूंकि आप पिल मास्टर हैं, इसलिए आपको गोली के अवयवों के प्रति बहुत संवेदनशील होना चाहिए। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, मेरी चैनल ओपनिंग पिल में कौन कौन से तत्व शामिल हैं? बेली होंगझुंग ने अपनी बाहें मोड़ी और वेई मैदाई को घूरती रही। उसकी उदासीनता से ऐसा लग रहा था मानो उसने जीत पहले ही अपने हाथ में ले ली हो। शुरू में चिंतित डोनफेंग यू और अन्य लोगों ने जब बेली होंगझुंग का शांत चेहरा देखा, तो उन्हें अपनी पिछली चिंता निरर्थक लगी। बेली होंगझुंग की क्षमताएं इस समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त से अधिक थीं। लिंग जैक्सन और बाकी लोग बेली होंगझुंग के प्रतिद्वंदी नहीं थे। लिंग जैक्सन और अन्य लोग उम्मीद भरी निगाहों से वेई मैदाई की ओर देख रहे थे। उन्हें विश्वास था कि वेई मैदाई इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दे पाएगी।
लेकिन वे मेइदाई ने वास्तव में कुछ नहीं कहा। दरअसल उसने गर्भनिरोधक गोलियां भी नहीं ली। मैं वे मेइदाई ने बेतुकी बातें करने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि वो कोई गलती कर देगी और बेली होंगझांग उसे पकड़ लेगी। C387 वे मेइदाई की चुप्पी से कुछ समझदार लोगों को पहले ही सच्चाई का एहसास हो गया था। अगर वे मेइदाई वाकई सही थी, तो अब वो कुछ क्यों नहीं कह पा रही हैं? लिंग जियाक्सन और बाकी लोग भी अवाक रह गए। ये क्या हो रहा था? वे मेइदाई कुछ क्यों नहीं बोल रही थी? जियांग पेंगजे और बाकी लोगों ने जब खबर सुनी और दौड़कर वहां पहुंचे, तो दृश्य देखकर उनकी आंखें सदमे से भर गईं। खबर सुनते ही वे तुरंत आ गए थे, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि बेली होंगझून को उनका समर्थन नहीं मिलेगा। अब ऐसा लगता है कि अगर वे गवाही देने नहीं भी आते, तो भी हर कोई बेली होंगझून पर विश्वास करता। उनकी प्रतिभा को देखकर बाकी लोग सचमुच आश्चर्यचकित रह गए। दिबे चेन की आंखें भी प्रशंसा से चमक उठीं। उनकी पत्नी को सचमुच कम नहीं आंका जा सकता था। ऐसा प्रतीत होता था कि सब कुछ लिंग जियाक्सिन द्वारा शुरू किया गया था, जबकि वास्तव में बेली होंगझून ने शुरू से ही सब कुछ नियंत्रित किया था। चाहे वो उसकी योजना हो, उसकी प्रतिक्रियाएं हो या उसके जवाब हो, सब कुछ बेली होंगझून द्वारा नियंत्रित किया जाता था। सिर्फ इसी आधार पर कहें तो बेली होंगझून असाधारण थे। वे मेइदाई को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें, तभी अचानक एक कर्कश और उदास आवाज, जो संयमित क्रोध से भरी थी, ने उनकी बातचीत में बाधा डाल दी। स्वर्गीय तारा घास, जड़विहीन लकड़ी, विलो चैनल फूल। दरअसल ये चैनल ओपनिंग पिल के घटक थे। सभी लोग आवाज के स्रोत की ओर मुड़ गए। सुबह की सभा के चौक की ओर जाते समय गु कांग्युन का चेहरा उदास था। हालांकि उसने इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाया था, फिर भी उसका चेहरा थोड़ा पीला था। गु कांग्युन को देखकर वेई मेदाई का चेहरा खुशी से खिल उठा। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि मास्टर अचानक क्यों आए थे, लेकिन उनका आना मानो उसे बचाने के समान था। हे भगवान, ये तो सचमुच मास्टर कांग्युन हैं, वो खुद एजोर वाटर स्कूल आए हैं। मुझे नहीं पता कि वो यहाँ क्यों आया है, लेकिन वह थोड़ा बीमार लग रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर कांग्युन वेई मेइदाई को बेली होंगझून को पकड़ने में मदद करने आए हों? ऐसी अप्रत्याशित घटना का सामना करते हुए सभी की अलग अलग राय थी। जब सब कुछ लगभग समाप्त हो चुका था, तभी अचानक एक नया मोड़ आ गया। बेली होंगझून गु कांग्युन द्वारा बताए गए अवयवों से बिल्कुल भी अपरिचित नहीं थी। वे ठीक वही मूल अवयव थे जो रेचक दवा में इस्तेमाल होते थे, हालांकि कुछ अन्य अवयव भी थे जिनके बारे में गु कांग्युन ने नहीं बताया था। इसका मतलब यह है कि गु कांग्युन ने अभी तक इस पर सफलतापूर्वक शोध नहीं किया था। आखिरकार उसने जिस गोली को प्राकृतिक रूप से परिष्कृत किया था, उसकी आसानी से नकल नहीं की जा सकती थी। लेकिन गु कांग्युन का चेहरा देखने के बाद बेली होंगझांग की खूबसूरत आंखों में भी संदेह का एक अंश दिखाई दिया। उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि गु कांग्युन को पता चल गया था कि यह चैनल ओपनिंग पिल नहीं बल्कि एक रेचक दवा थी, और इसीलिए वह बूढ़ा इतना गुस्से में था। लेकिन गु कांग्युन का पीला चेहरा और चलने में हल्का लंगड़ापन स्पष्ट रूप से रेचक के प्रभाव को दर्शाता था। क्या ऐसा हो सकता है कि गु कांग्युन ने भी जुलाब लिया हो? ये होना चाहिए। बेली होंगझांग अभी असमंजस में ही थी कि अचानक लिटिल ब्लैक की उत्साहित आवाज सुनाई दी। गुरुजी, आप सही थे टिल्डर, इस गु कांग्युन की शक्ति वास्तव में पूरे 2 स्तर कम हो गई है। हा हा। लगता है ये लड़का बहुत गुस्से में है। लिटिल ब्लैक ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, शुरू से ही उसकी ताकत ज्यादा नहीं थी, इसलिए इस उम्र में 2 क्लास पीछे हो जाना उसे लंबे समय तक बुरा महसूस कराने के लिए काफी है। ये सुनकर बेली होंगझून की आंखों में एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। हालांकि उसे ये तो पता नहीं था कि उस आदमी ने जुलाब क्यों लिया, लेकिन चूंकि उसने इसे खा लिया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से खुश थी। C388 शिया झिकिंग और बाकी लोग बेली होंगझून को संदेह भरी निगाहों से देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि अचानक वेई मेइदाई के साथ उसका झगड़ा कब शुरू हो गया था।
अब देखने पर लगता है कि गू कांग्युन थोड़ी बीमार है। बेली होंगझुंग को घूरते हुए गू कांग्युन की आंखों में मटमैली लहरें भर गईं। अगर वह कर सकता तो वह बेली होंगझुंग का गला घोंटकर सीधे उसकी हत्या कर देता। आपको इन सामग्रियों के बारे में तो पता ही होगा, है ना? गू कांग्युन ने ठंडे लहजे में पूछा। बेली होंगझुंग के चेहरे पर उदासीनता के भाव थे और उन्होंने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, एक औषधि विशेषज्ञ होने के नाते मैं स्वाभाविक रूप से इन सामग्रियों से परिचित हूँ। ये एक रेचक दवा के प्राथमिक तत्व हैं। लिटिल ब्लैक और लिटिल व्हाइट ने एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसा लगता है कि इस लड़के में वाकई कुछ काबिलियत है, जो मास्टर की गोली की संरचना का पता लगा सकता है। मैंने पाया कि आपकी चैनल ओपनिंग पिल में उन्हीं औषधीय तत्वों का इस्तेमाल किया गया है। आप ये तो नहीं कह रहे कि आपकी चैनल ओपनिंग पिल असल में एक रेचक है ना? इतने सारे छात्रों के सामने गू कांग्युन के पास एक महान गुरु की गरिमा और शालीनता बनाए रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उनके शब्दों में क्रोध की झलक अवश्य झलक रही थी। बेली होंगझुंग मुस्कुराई। गू कांग्युन की उम्र में शक्ति के पूरे 2 स्तर खो देने का मतलब था कि इसे दोबारा हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए तो उसका बेली होंगझुंग पर इतना गुस्सा होना स्वाभाविक था। गू कांग्युन की बातों के बाद सभी के चेहरे बदल गए। गू कांग्युन एजोर वाटर सिटी में द्वितीय श्रेणी के पिल मास्टर के रूप में प्रसिद्ध थे और उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए उन्हें बेली होंगझांग की बदनामी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वह आए थे। तो क्या यह इस बात का सबूत नहीं होगा कि बेली होंगझुंग की चैनल ओपनिंग पिल वास्तव में नकली थी? शिया झिकिंग और बाकी लोगों के चेहरे अचानक बिगड़ गए। इससे पहले उन्हें लग रहा था कि जीत उनकी मुट्ठी में है और उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि गू कांग्युन आकर स्थिति को पूरी तरह पलट देगा। बेली होंगझांग ने गू कांग्युन को उदासीनता से देखते हुए कहा, मास्टर गू की यह बात मुझे समझ नहीं आई कि मेरी चैनल ओपनिंग पिल में जो तत्व हैं, वे किसी रेचक दवा के समान क्यों हैं? लेकिन आपकी उम्र में किसी कनिष्ठ पर गलत आरोप लगाना, क्या ये बहुत ही घृणित नहीं है? नीच। बेली होंगझांग के मुंह से वह शब्द निकलते ही सब लोग चौंक गए। सभी लोग बेली होंगझुंग को हैरानी से घूर रहे थे। क्या ये कुछ ज्यादा ही दुस्साहपूर्ण नहीं था? मास्टर गू की क्या स्थिति थी? बेली होंगझांग ने दरअसल बड़ी शांति से उस दर्जे के किसी व्यक्ति को घृणित कहा था। छी! जिया जिकिंग हंसे बिना नहीं रह सकी और बेली होंगजुंग को अंगूठा दिखाते हुए बोली, शक्तिशाली। वाकई बहुत शक्तिशाली। बेली होंगझांग की बातों से गू कांग्युन का गुस्सा और बढ़ गया। क्या तुमने मुझे नीच कहा? गू कांग्युन के जीवनकाल के अधिकांश भाग में उन्हें कभी भी इस तरह से नहीं पुकारा गया था। बेली होंगझांग ने कंधे उचका दिए और गू कांग्युन के गुस्से को नजरअंदाज कर दिया। मेरी चैनल खोलने वाली गोली कल वेई मैदाई को बेची गई थी, तो यह मास्टर गू के हाथों में कैसे पहुंची? ये सुनकर गू कांग्युन के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। मैं बस ये देखना चाहती थी कि गोली में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो फिर मेरी चैनल ओपनिंग पिल की जांच का नतीजा यह निकला कि यह एक रेचक थी। बेली होंगजुन का रवैया सुस्त था, उसकी आवाज धीमी थी जब उसने पूछा, सही, अगर आपने मेरी चैनल ओपनिंग पिल नहीं ली होती, तो आपको कैसे पता चलता कि यह एक रेचक है? एक ही गोली के अवयवों को अलग अलग अवयवों के साथ मिलाने पर बिल्कुल अलग प्रभाव हो सकते हैं। मास्टर गू को तो ये पता ही होगा, है ना? बेली होंगझुंग, व्यर्थ में बहस करने की कोशिश मत करो। मैं वर्षों से दवा बनाने की तकनीकों में डूबा हुआ हूँ, और वह गोली निश्चित रूप से एक रेचक है। अगर यह जुलाब भी है, तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि यह वही चैनल ओपनिंग पिल है जो मैंने वेई मैदाई को बेची थी? बेली होंगझुंग के होठों पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। चूंकि उसने ऐसा किया था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी। गोलियों जैसी चीजों की नीलामी हो जाने के बाद दूसरा पक्ष इसे साबित करने के लिए अपने शरीर पर निर्भर नहीं रह सकता। C389। बेली होंगझुंग के तुम फंस गए हो वाले रवैये को देखकर गू
कांग युन, वे मेइदाई और लिंग जैक्सन के दिल गुस्से से भर गए। दुर्भाग्यवश बेली होंगझून के शब्दों ने वास्तव में उनके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। मेरी हैसियत को देखते हुए मुझे आपकी बदनामी करने की क्या जरूरत है? गु कांग्युन की आवाज धीमी पड़ गई। केवल उनकी प्रतिष्ठा और रुतबा ही यह साबित करने के लिए काफी था कि उनके शब्द सत्य थे। ये सुनकर चारों ओर सन्नाटा छा गया। गु कांग्युन सही था, उसका रुतबा ही बहुत कुछ साबित करने के लिए काफी था। हालात अच्छे नहीं हैं। गोंग शाओकिंग ने फ्राउनिंग किया। डोंग फेंग यू ने हल्के से सिर हिलाया। उन दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि गु कांग्युन आज प्रकट होगा। हालांकि बेली होंगझून काफी लोकप्रिय थी, लेकिन वह स्कूल में ज्यादा समय तक नहीं रही थी और गु कांग्युन की प्रतिष्ठा की तुलना में उसमें काफी कमी थी। हम केवल सबूत देने में मदद कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि छात्र किसकी बात पर विश्वास करेंगे। गु कांग्युन के समूह को घूरते हुए दिबे चेन की आंखों में एक हल्की सी चमक कौंध गई, और उसके होठों के कोने धीरे से एक ठंडे और खतरनाक चाप में मुड़ गए। केवल द्वितीय श्रेणी का दवा विशेषज्ञ होने के बावजूद अपनी पत्नी को इस तरह धीरे धीरे मजबूर करने का साहस करना वास्तव में मौत को दावत देना है। जैसे ही दिबे चेन अभिनय करने की तैयारी कर रहा था, अचानक एक मधुर आवाज सबके कानों में सुनाई दी। आज मॉर्निंग असेंबली प्लाजा में वाकई बहुत चहल पहल है। सभी ने मुड़कर देखा तो हुआन छुयू धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा था। उप प्रधानाचार्य, सभी के चेहरे सम्मान से भर गए। हुआन छुयू को मॉर्निंग असेंबली प्लाजा में चल रही घटनाओं के बारे में पहले ही पता चल चुका था। उसने सोचा भी नहीं था कि बेली होंगझून की चैनल ओपनिंग पिल की नीलामी के बाद इतनी परेशानी खड़ी हो जाएगी। बूढ़े गु, अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो मेरे छात्रों के साथ अन्याय मत कीजिए। हुआन छुयू के शब्दों से उनका रवैया स्पष्ट हो गया। जब वह स्कूल में खड़ा था, तो उसकी पहचान सबसे पहले एजोर वाटर स्कूल के उप प्रधानाचार्य और बाद में एजोर वाटर सिटी के पिल मास्टर गिल्ड के अध्यक्ष के रूप में थी। हुआन छुयू के शब्दों का अर्थ सुनकर गु कांग्युन का चेहरा थोड़ा विकृत हो गया। बूढ़े हुआन, मैं बेली होंगझांग पर बिना किसी कारण के आरोप नहीं लगाऊंगा। गु कांग्युन का चेहरा दृढ़ था। मेरी राय में बेली होंगझांग की यह चैनल ओपनिंग पिल निश्चित रूप से नकली है, और अगर वह यहाँ छात्रा के रूप में रहती है तो इससे एजोर वाटर स्कूल की बदनामी ही होगी। गु कांग्युन के भावुक वाक्य का असल मकसद इस मौके का इस्तेमाल करके बेली होंगझून को एजोर वाटर स्कूल से बाहर निकालना था। अगर यह सफल हो जाता, तो बेली होंगझून द्वारा नकली चैनल ओपनिंग पिल बेचने की बात जग जाहिर हो जाती और उस समय वह कभी वापसी नहीं कर पाती। बेली होंगझून की आंखों में एक बर्फीली सिहरन दौड़ गई। गु कांग्युन की क्रूरता को देखते हुए उसके दिल में भी हत्या का भाव जाग उठा। हालांकि इससे पहले भी पिल मास्टर्स गिल्ड में उसका गु कांग्युन से टकराव हो चुका था, लेकिन वह केवल एक गुस्से भरी बहस थी। उसकी मूल योजना केवल गु कांग्युन को थोड़ा सा कष्ट पहुंचाने की थी, ताकि वह अब उसके सामने उतना अहंकारी न रहे। लेकिन अब, जब तक वह इस धरती से गायब नहीं हो जाता, तब तक वह अपने दिल में बसी इस नफरत को मिटा नहीं पाएगी। जियांग पेंगजे और अन्य लोग इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके और असंतुष्ट चेहरों के साथ तुरंत बाहर चले गए। उप प्रधानाध्यापक महोदय, हम गवाही दे सकते हैं कि मिस बेली की चैनल खोलने वाली गोलियां असली हैं। मास्टर गु के कहे अनुसार ये बिल्कुल भी जुलाब नहीं है। हुआन छुयू ने जियांग पेंगजे और अन्य लोगों को हैरानी से देखा और पूछा, क्या बात है? कल ही जब वे मेइदाई और अन्य लोगों ने चैनल खोलने की गोली खरीदी, तो मिस बेली को आशंका हुई कि कुछ बुरा होने वाला है। चूंकि लिंग जैक्सन और मिस बेली के बीच दुश्मनी है, इसलिए उसे चिंता थी कि वे उसे फंसाने के लिए हर संभव तरीका अपनाने की कोशिश करेगी। इसलिए मिस बेली ने हमें चैनल खोलने की 3 और गोलियां बेच दी ताकि हम आज उनके पक्ष में गवाही दे सकें। सी 390। जब सबने जियांग पेंगजे की बातें सुनी, तो भीड़ एक बार फिर शोरगुल में डूब गई। घटनाक्रम में आए उतार चढ़ाव ने सबको रोमांच से भर दिया। उन्होंने पहले सोचा था कि बेली होंगझांग नुकसान में है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक ऐसा दांव खेलेगी।
उप प्रधानाचार्य जी, यहाँ मौजूद कई लोग ये साबित कर सकते हैं कि बेली होंगझुंग निर्दोष है। मास्टर गु के निराधार शब्दों के सही होने का कोई तरीका नहीं है। दिबे चेन ने ठंडे स्वर में कहा, और गु कांग्युन को देखते हुए अपनी निगाहों में व्याप्त शीतलता को बिल्कुल भी नहीं छिपाया। ठीक है, हम सभी होंगझांग की चैनल खोलने वाली गोली के प्रभावों को साबित कर सकते हैं। डोंगफेंग यू ने तुरंत कहा। न केवल डोंगफेंग यू, बल्कि जियाजिकिंग, गोंग शाओकिंग और लियूकिन्यू सभी ने भी सिर हिलाया। पहले होंगझुंग ने हम सबको चैनल खोलने की गोली दी थी। गोली लेने से पहले की तुलना में अब हमारे सभी चैनल और मेरिडियन बहुत चौड़े हो गए हैं, इसलिए परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। मास्टर गु के कहे अनुसार यह कोई रेचक दवा नहीं है, जिया जिकिंग ने कसम खाकर कहा। हालांकि उसने सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहा, लेकिन उसके शब्दों में छिपे अर्थ को हर कोई समझ गया था। गु कांग्युन के शब्दों के पीछे कोई सबूत नहीं था, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनका ध्यान इस बात पर अधिक केंद्रित था कि बेली होंगझुंग ने उन सभी को चैनल खोलने की गोली दी थी। इतनी कीमती गोली सचमुच मुफ्त में दे दी गई। ये किस तरह का अभियान था? मुझे बेली होंगझुंग से इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी। उनकी दोस्त होना वाकई एक आशीर्वाद है। हाँ, देखो जिया जिकिंग और बाकी लोगों के चेहरे। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने चैनल खोलने की गोली खा ली हो। गोंग शाओकिंग और डोंगफेंग यू दोनों ने कहा कि बेली होंगझुंग निर्दोष थी, इसलिए गोली नकली नहीं होनी चाहिए। शायद नहीं, उनके बीच संबंध बहुत अच्छे हैं, इसलिए बेली होंगझांग की रक्षा करना उनके लिए कोई अजीब बात नहीं होगी, है ना? सभी लोग अपने अपने विचार और राय साझा कर रहे थे। गु कांग्युन पर विश्वास करने वालों का हिस्सा और बेली होंगझुंग पर विश्वास करने वालों का हिस्सा लगभग बराबर था, और कोई भी पक्ष दूसरे को समझाने में सक्षम नहीं था। अगर उप प्रधानाचार्य को विश्वास नहीं है, तो आप उनके चैनलों और मेरिडियन की जांच कर सकते हैं। तथ्य शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होते हैं। दिबे चेन का चेहरा शांत और उदासीन था, लेकिन उनके शब्द दृढ़ थे और उनमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। उनकी पत्नी ऐसी नहीं थी जिन पर मनमाने ढंग से मानहानि का आरोप लगाया जा सके। गोंग शाओकिंग की आंखों में एक चमक आई। कुछ सरल शब्दों से ही दिबे चेन ने स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया था। वह वास्तव में सरल नहीं था। ये सुनकर हुआन चुयू ने दिबे चेन को घूर कर देखा। बेली होंगझांग और बाकी सब उसकी निगाहों में खो गए। उसकी बुद्धिमान और दूरदर्शी आंखों में अनकहे विचार चल रहे थे। बूढ़े गु, बेली होंगझांग, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? बेली होंगझग ने सिर हिलाया। इस परीक्षा के परिणाम निश्चित थे, इसलिए उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने लिंग जियाक्सिन और अन्य लोगों से निपटने में इतना समय सिर्फ इसलिए बिताया ताकि यह मामला और भी बड़ा हो सके। केवल इसी तरह वह लिंग जियाक्सिन को पूरी तरह से बेइज्जत कर सकती थी। साथ ही वह इसका इस्तेमाल दूसरों को यह चेतावनी देने के लिए भी करना चाहती थी कि जानबूझकर उससे झगड़ा करने की कोशिश करना कोई आसान बात नहीं है। यदि उन्होंने ऐसा किया, तो उन्हें इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। उसने अनजाने में दिबे चेन की ओर देखा और उसके होठों पर एक मनमोहक मुस्कान आ गई। दिबे चेन के दखल के बिना ये सब इतनी आसानी से नहीं हो पाता। अगर ये शब्द खुद उसके मुंह से निकलते तो उनका असर कहीं ज्यादा होता। बेली होंगझांग की सीधी सहमति देखकर गु कांग्युन की आंखों में थोड़ी सी झिझक दिखाई दी। उसे एक पल के लिए शक हुआ कि बेली होंगझांग की गोली सचमुच असली थी या नहीं। लेकिन सबके सामने, अगर वह इनकार करता है, तो क्या ये स्वीकार करने के बराबर नहीं होगा कि वह वास्तव में बेली होंगझुंग की मानहानि कर रहा था? आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।